नमस्कार साथियों, साहित्य संदूक चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी। एक दृश्य इसका देख लिया था, यह इसका दूसरा दृश्य, आप कह सकते हैं दूसरा वीडियो है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य के बेहतरीन उपन्यासों की जब भी चर्चा होती है, अपनी लेखन शैली की विविधता के लिए, यानी इसकी जो लेखन शैली है उसमें व्यंग्य का पुट है, हर लाइन में व्यंग्य है, लेकिन अलग से कुछ नहीं कहा गया, बल्कि लाइन को ही इस तरीके से लिखा गया है कि वो व्यंग्य स्वतः ही व्यंग्य के रूप में परिणित हो गई है। आजकल की भाषा में कहें तो कहीं ना कहीं रोस्ट वाली जो भाषा होती है उसका प्रयोग आपको इसमें देखने को मिलेगा। हिंदी साहित्य का चर्चित उपन्यास है, इसीलिए यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी उपयोगी है। एमए, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जीआरएफ के सिलेबस में ये निर्धारित है। कई राज्यों के सेट परीक्षा में भी निर्धारित है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्रतियोगी परीक्षार्थी तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जितने भी हिंदी का पाठक वर्ग है वो अपने जीवन में एक ना एक बार राग दरबारी को पढ़ना सुनना चाहता है। तो आप ये प्लेलिस्ट वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट मैं सेट कर दूंगी, तो आप लोग जरूर शेयर करें और हाँ, लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझे अपने विचार अवश्य बताएं। दृश्य 2, कल हमने ट्रक यात्रा को देखा कि रंगनाथ एक लड़का है जो शहर से गांव आता है स्वास्थ्य लाभ के लिए। उसके आगे क्या होता है, जो ये दृश्य है यह शिवपालगंज के थाने का दृश्य है। बहुत ही रोचक तरीके से लिखा हुआ है, सुनिएगा। थाना शिवपालगंज में एक आदमी ने हाथ जोड़कर दरोगा जी से कहा, आजकल होते होते कई महीने बीत गए, अब हुजूर हमारा चालान करने में देर न करें। बताओ कितनी अच्छी जनता है, स्वयं ही चालान करने को कह रही है ना स्पेशल। चलिए, मध्यकाल का कोई सिंहासन रहा होगा जो अब घिस कर आराम कुर्सी बन गया था। दरोगा जी उस पर बैठे भी थे, लेटे भी थे, मतलब कि लगभग देसी भाषा में कहें तो पसरे हुए थे। यह निवेदन सुना तो सिर उठाकर बोले, चालान भी हो जाएगा, जल्दी क्या है, कौन सी आफत आ रही है। वह आदमी आराम कुर्सी के पास पड़े हुए प्रागैतिहासिक काल के मोड़े पर बैठ गया और कहने लगा, मेरे लिए तो आफत ही है, आप चालान कर दें तो झंझट मिटे। अब ये प्रागैतिहासिक काल ये सब क्या बता रहे हैं, यानी एक तरीके से व्यंग्य है कि सब कुछ बहुत ही पुराना, टूटा फूटा, जर्जर अवस्था में है। दरोगा जी भुनभुनाते हुए किसी को गाली देने लगे। थोड़ी देर में उसका यह मतलब निकला कि काम के मारे नाक में दम है। इतना काम है कि अपराधों की जांच नहीं हो पाती, मुकदमों का चालान नहीं हो पाता, अदालतों में गवाही नहीं हो पाती। इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। मोढ़ा आराम कुर्सी के पास खिसक आया। उसने कहा, हुजूर दुश्मनों ने कहना शुरू कर दिया है कि शिवपालगंज में दिन दहाड़े जुआ होता है। कप्तान के पास एक गुमनाम शिकायत गई है। वैसे भी समझौता साल में एक बार चालान करने का है। इस साल का चालान होने में देर हो रही है। इसी वक्त हो जाए तो लोगों की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। यानी कार्रवाई करने के बाद जुर्म होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए। आराम कुर्सी ही नहीं, सभी कुछ मध्यकालीन था। तख्त, उसके ऊपर पड़ा हुआ दरी का चीथड़ा, कलमदान, सूखी हुई स्याही की दवातें, मुड़े हुए कोनों वाले मटमैले रजिस्टर, सभी कुछ शताब्दी पुराने दिख रहे थे। यहाँ बैठकर अगर कोई चारों ओर निगाहें दौड़ाता तो उसे मालूम होता कि वह इतिहास के किसी कोने में खड़ा है। अभी इस थाने के लिए फाउंटेन पेन नहीं बना था। उस दिशा में कुल इतनी तरक्की हुई थी, कलम सरकंडे का नहीं था। यहाँ के लिए अभी टेलीफोन भी इजाद नहीं हुई थी। हथियारों में कुछ प्राचीन राइफलें थी जो लगता था कि गदर के दिनों में इस्तेमाल हुई होंगी। वैसे सिपाहियों के साधारण प्रयोग के लिए यहाँ बांस की लाठी थी, जिसके बारे में एक कवि ने बताया वह नदी नाले पार कर और झपट कर कुत्ते को मारने में उपयोगी साबित होती है। यहाँ के लिए अभी जीप का भी अस्तित्व नहीं था। उसका काम करने के लिए 2-3 चौकीदारों के प्यार की छांव में पलने वाला घोड़े नाम की एक सवारी थी, जो शेरशाह के जमाने में भी हुआ करती थी। थाने के अंदर आते ही आदमी को लगता था कि उसे किसी ने उठाकर कई सौ साल पीछे फेंक दिया हो। यानी कुल मिला के आधुनिकता की कोई भी निशानी वहां पर नहीं है। अगर उसने अमेरिकी जासूसी उपन्यास पढ़े हों तो वह बिलबिलाकर देखना चाहता है कि उंगलियों का निशान देखने वाला शीशे
कैमरे, वायरलेस लगी हुई गाड़ियां, ये सब कहाँ हैं? बदले में उसे सिर्फ वह दिखता जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। साथ ही एक नंग धड़ंग लंगोटबंद आदमी दिखता जो सामने इमली के पेड़ के नीचे भंग घोंट रहा होता। बाद में पता चलता कि वह अकेला आदमी 20 गांवों की सुरक्षा के लिए तैनात है और जिस हालात में जहां है वहां से उसी हालात में वह 20 गांव में अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया हो तो उसका पता लगा सकता है, ना हुआ हो तो उसे करा सकता है। कैमरा, शीशा, कुत्ते, वायरलेस उसके लिए वर्जित हैं। इस तरह थाने का वातावरण बड़ा ही रमणीक और बीते दिनों के गौरव के अनुकूल था। जिन रोमांटिक कवियों को बीते दिनों की याद सताती है, उन्हें कुछ दिन रोके रखने के लिए थाना आदर्श स्थान था। जनता को दरोगाजी और थाने के 10-12 सिपाहियों से बड़ी बड़ी आशाएं थी। 250-300 गांव के उस थाने में अगर 8 मील दूर किसी गांव में नकब लगे तो विश्वास किया जाता था कि इनमें से कोई ना कोई उसे जरूर देख लेगा। 12 मील की दूरी पर अगर रात के वक्त डाका पड़े तो इनसे उम्मीद थी कि ये वहां डाकुओं के पहले ही पहुंच जाएंगे। इसी विश्वास पर किसी भी गांव में इक्का दुक्का बंदूकों को छोड़कर हथियार नहीं दिए गए थे। हथियार देने से डर था कि गांव में रहने वाले असभ्य और बर्बर आदमी बंदूकों का इस्तेमाल सीख जाएंगे, जिससे वे एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे, खून की नदियां बहने लगेंगी। जहां तक डाकुओं से उनकी सुरक्षा का सवाल था, वह दरोगाजी और उनके 10-12 आदमियों की जादूगरी पर छोड़ दिया गया था। उनकी जादूगरी का सबसे बड़ा प्रदर्शन खून के मामलों में होने की आशा की जाती थी, क्योंकि समझा जाता था कि इन 300 गांवों में रहने वालों के मन में किसके लिए घृणा है, किससे दुश्मनी, किसको कच्चा चबा जाने का उत्साह है, इसका वे पूरा पूरा ब्यौरा रखेंगे और पहले से ही कुछ ऐसी तरकीब करेंगे कि कोई किसी को मार ना सके। और अगर कोई किसी को मार दे तो वे हवा की तरह मौके पर जाकर मारने वाले को पकड़ लेंगे, मरे हुए को कब्जे में कर लेंगे, उसके खून से तर मिट्टी को हांडी में भर लेंगे और उसके मरने का दृश्य देखने वालों को दिव्य दृष्टि देंगे, ताकि वे किसी अदालत में जो कुछ हुआ उसका महाभारत के संजय की तरह आंखों देखा हाल बता सके। संक्षेप में, दरोगाजी और उनके सिपाहियों को वहां पर मनुष्य नहीं बल्कि अलादीन के चिराग से निकलने वाले दैत्य समझकर रखा गया था। उन्हें इस तरह रखकर 1947 में अंग्रेज अपने देश चले गए थे और उसके बाद ही धीरे धीरे लोगों पर यह राज खुलने लगा था कि लोग दैत्य नहीं बल्कि मनुष्य हैं, और ऐसे मनुष्य हैं जो खुद दैत्य निकालने की उम्मीद में दिन रात अपना अपना चिराग घिसते रहते हैं। यानी कि कुछ भी वहां पर थाने के अनुकूल नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे आप किसी दुर्घटना या हादसे को होने से रोक सकते हैं, और हो जाए तो उसकी सही जांच कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं था। शिवपालगंज, अब देखिए सीधी भाषा नहीं है, गोलमोल भाषा है। मतलब गोलमोल से मेरा मतलब है घुमा कर लिखा गया है, व्यंग्यपरक भाषा है ना, सीधे शब्दों में कहें व्यंग्यपरक रचना है। शिवपालगंज के जुआरी संघ के मैनेजिंग डायरेक्टर के चले जाने पर दरोगा जी ने एक बार सिर उठाकर चारों ओर देखा। सब तरफ अमन था। इमली के पेड़ के नीचे भंग घोंटने वाले लंगोटबंद सिपाही अब नजदीक रखे हुए एक शिवलिंग पर भंग चढ़ा रहा था। घोड़ों के पुट्ठे पर एक चौकीदार खरहरा कर रहा था। हवालात में बैठा हुआ एक डकैत जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। बाहर फाटक पर ड्यूटी देने वाला सिपाही निश्चय ही रात को मुस्तैदी से जागने के लिए एक खंबे के सहारे टिक कर सो रहा था। अब वो कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं सो रहा था कि नींद आ रही है, बल्कि रात को उसे ड्यूटी देनी है इसलिए सो रहा था। बस भाषा ही इस उपन्यास की विशेषता है। दरोगा जी ने उगने के लिए पलक बंद करना चाहा, पर तभी उनको रुपन बाबू आते दिखाई पड़े। दूसरे दृश्य में दूसरे पात्र से आपका परिचय हो रहा है। वो कौन है? रुपन बाबू। पहले वीडियो में किस पात्र से आप परिचित हुए थे? रंगनाथ बाबू से। अब ये कौन है? रुपन बाबू। वे भुनभुनाए कि पलक मारने की फुर्सत नहीं है। रुपन बाबू के आते ही वे कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और विनम्रता सप्ताह बहुत पहले बीत जाने के बावजूद उन्होंने विनम्रता के साथ हाथ मिलाया। रुपन बाबू ने बैठते ही कहा, रमादीन के यहाँ लाल स्याही से लिखी हुई एक चिट्ठी आई है। डाकुओं ने 5,000 रुपया मांगा है। लिखा है कि अमावस की रात दक्षिण वाले टीले पर। तो 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। थाने में कौन मिलने आए? रुपन बाबू। किसके यहाँ लाल स्याही से लिखी हुई चिट्ठी आई है? रामादीन के यहाँ। और डाकुओं ने कितने रुपए की मांग करी है? 5,000 रुपये। और डाका कब डलेगा? अमावस की रात में। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, यदि आप इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है। दरोगा जी मुस्कुरा कर बोले, यह तो साहब बड़ी ज्यादती है। कहाँ तो पहले के डाकू नदी पहाड़ लांघकर घर पर रुपया लेने आते थे, अब वे चाहते हैं कि कोई उन्हीं के घर जाकर रुपया दे आवे। रुपन बाबू ने कहा, हाँ जी हाँ, वह तो देख रहा हूँ। डकैती ना हुई, रिश्वत हो गई। दरोगा जी ने भी उसी लहजे में कहा, रिश्वत, चोरी, डकैती, अब तो सब एक ही हो गया, पूरा साम्यवाद है। देखिए कितना गहरा व्यंग है कि रिश्वत, चोरी, डकैती अब सब एक ही बात हो गई है, पूरा साम्यवाद है, सब में समानता है। रुपन बाबू बोले, पिताजी भी यही कहते हैं। वे क्या कहते हैं? यही कि पूरा साम्यवाद है। दोनों हंसे। रुपन बाबू ने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं करता। रामादीन के यहाँ सचमुच ही ऐसी चिट्ठी आई है। पिताजी ने मुझे इसीलिए भेजा है।
वे कहते हैं कि रामादीन हमारा विरोधी है तो क्या हुआ, उसे इस तरह न सताया जाए। बहुत अच्छी बात कहते हैं, जिससे बताइए उससे कह दूं। रुपन बाबू ने अपने गड्ढे में धसी हुई आंखों को सिकोड़ कर दरोगा जी की ओर देखा। दरोगा जी ने भी उन्हें घूर कर देखा और मुस्कुरा दिए। बोले, घबराइए नहीं, मेरे यहाँ होते हुए डाका नहीं पड़ेगा। रुपन बाबू धीरे से बोले, सो तो मैं जानता हूँ कि यह चिट्ठी जाली है। जरा अपने सिपाहियों से भी पूछवा लीजिए, शायद उन्हीं में से किसी ने लिख मारी हो। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सिपाही लिखना नहीं जानते, एक आध हैं जो दस्तखत भर करते हैं। हे भगवान, रुपन बाबू अभी क्या कार्रवाई करेंगे हैं। रुपन बाबू कुछ और कहना चाहते थे, तब तक दरोगा जी ने कहा, जल्दी क्या है, अभी रामादीन को रिपोर्ट लिखाने दीजिए, चिट्ठी तो सामने आए। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। दरोगा ने फिर सोचकर कहा, सच पूछिए तो कैसे बताऊं। मुझे तो इसका संबंध शिक्षा विभाग से जान पड़ता है। कैसे? और शिक्षा विभाग से भी क्या, आपके कॉलेज से जान पड़ता है। रुपन बाबू बुरा मान गए, आप तो मेरे कॉलेज के पीछे पड़े हैं। मुझे लगता है कि रामादीन के घर ये चिट्ठी आपके कॉलेज के किसी लड़के ने भेजी। आपका क्या ख्याल है? आप लोगों की निगाह में सारे जुर्म स्कूली लड़के ही करते हैं। रुपन बाबू ने फटकारते हुए कहा, अगर आपके सामने कोई आदमी जहर खाकर मर जाए तो आप उसे भी आत्महत्या ना मानेंगे, यही कहेंगे कि इसे किसी विद्यार्थी ने जहर दिया है। आप ठीक कहते हैं रुपन बाबू, जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसा ही कहूँगा। मैं वक्तावर सिंह का चेला हूँ, शायद आप ये नहीं जानते। इसके बाद सरकारी नौकरों की बातचीत का वही अकेला मजमून खुल गया कि पहले के सरकारी नौकर कैसे होते थे, आज के कैसे हैं। बख्तावर सिंह की बात छिड़ गई। दरोगा बख्तावर सिंह एक दिन शाम के वक्त अकेले लौट रहे थे। उन्हें झगरू और मंगरू नाम के दो बदमाशों ने बाग में घेर कर पीट दिया। बात फैल गई, इसलिए उन्होंने थाने पर अपने पीटे जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। दूसरे दिन दोनों बदमाशों ने जाकर उनके पैर पकड़ लिए, कहा, हुजूर माई बाप हैं, गुस्से में औलाद माँ बाप से नालायकी कर बैठे तो माफ़ किया जाता है। बख्तावर ने माँ बाप का कर्तव्य पूरा करके उन्हें माफ़ कर दिया। उन्होंने औलाद का कर्तव्य पूरा करके बख्तावर सिंह के बुढ़ापे के लिए अच्छा खासा इंतजाम कर दिया। बात आई गई हो गई, पर कप्तान ने इस पर ऐतराज किया, तुम अपने ही मुकदमे की जाँच कामयाबी से नहीं करा सका तो दूसरे को कैसे बचाएगा। अंधेरा था तो क्या हुआ, तुम किसी को पहचान नहीं पाया तो तुमको किसी पर शक करने से कौन रोक सकता। तब बख्तावर सिंह ने 3 आदमियों पर शक किया। उन तीनों की झगरू मंगरू से पुश्तैनी दुश्मनी थी, उन पर मुकदमा चला। झगरू और मंगरू ने बख्तावर सिंह की ओर से गवाही दी, क्योंकि मारपीट के वक्त वे दोनों बाग में एक बड़े ही स्वाभाविक कारण से यानी पखाने की नीयत से आ गए थे। तीनों को सजा हुई। झगरू मंगरू के दुश्मनों का ये हाल देखकर इलाके की कई औलादें बख्तावर सिंह के पास आकर रोज प्रार्थना करने लगी कि माई बाप, इस बार हमें भी पीटने का मौका दिया जाए। पर बुढ़ापे का निभा करने के लिए झगरू और मगरू काफी थे, उन्होंने औलाद बढ़ाने से इनकार कर दिया। रुपन बाबू काफी देर तक हंसते रहे। दरोगा जी खुश होते रहे कि रुपन बाबू एक किस्से में ही खुश होकर हंसने लगे, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा किस्सा किसी दूसरे लीडर को हंसाने के काम आएगा। हंसना बंद करके रुपन बाबू ने कहा, तो आप उन्हीं बख्तावर सिंह के चेले? था, आज़ादी मिलने के पहले था, पर अब तो हमें जनता की सेवा करनी है, गरीबों का दुख दर्द बांटना है नागरिकों के लिए। रुपन बाबू उनकी बाँह छूकर बोले, छोड़िए, यहाँ मुझे और आपको छोड़कर तीसरा कोई भी सुनने वाला नहीं है। पर वे ठंडे नहीं पड़े। मैं तो यही कहने जा रहा था कि मैं आज़ादी मिलने के पहले बख्तावर का चेला था, इस जमाने में आपके पिताजी का चेला हूँ। रुपन बाबू विनम्रता से बोले, यह तो आपकी कृपा है, वरना मेरे पिताजी किस लायक हैं। वे उठ खड़े हुए, सड़क की ओर देखते हुए कहा, लगता है रामादीन यहाँ आ रहा है, मैं जाता हूँ, इस डकैती वाली चिट्ठी को जरा ठीक से देख लीजिएगा। रुपन बाबू 18 साल के थे। वे स्थानीय कॉलेज की 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। पढ़ने से और खासतौर से 10वीं कक्षा में पढ़ने से उन्हें बहुत प्रेम था, इसलिए वे उसमें पिछले 3 साल से पढ़ रहे थे। 16, 17, 18, ठीक है, तो 3 साल से पढ़ रहे थे। और ये जो इसके जो प्रमुख पात्र हैं ना, उसमें से एक है, जैसे इनके जो पिता वैद्यनाथ जी हैं, है ना, वो प्रमुख पात्र हैं इस उपन्यास के। उनके 2 बेटे हैं, जो ये रुपन बाबू हैं छोटे बेटे, और इन्हीं के यहाँ पर रंगनाथ आ रहा है ना। ये जो वैद्य जी हैं, जिनके रुपन बाबू बेटे हैं, ये वैद्य जी रंगनाथ जी के मामा लगते हैं, तो रंगनाथ इन्हीं के यहाँ आकर रुकेंगे। तो ये मतलब अभी तो वो ट्रक में ही चल रहे हैं, है ना। अब ये गाँव का दृश्य है। रुपन बाबू स्थानीय नेता थे। उनका व्यक्तित्व इस आरोप को काट देता था कि इंडिया में नेता होने के लिए पहले धूप में बाल सफेद करने पड़ते हैं। उनके नेता होने का सबसे बड़ा आधार था कि वे सबको एक निगाह से देखते थे। थाने में दरोगा और हवालात में बैठा हुआ चोर, दोनों उनकी निगाह में एक थे। उसी तरह इम्तिहान में नकल करने वाला विद्यार्थी और कॉलेज की प्रिंसिपल उनकी निगाह में एक थे। वे सबको दयनीय समझते थे, सबका काम करते थे, सबसे काम लेते थे। उनकी इज्जत थी कि पूंजीवादी के प्रतीक दुकानदार उनके हाथ सामान बेचते नहीं, अर्पित करते थे, और शोषण के प्रतीक के वाले उन्हें शहर तक पहुंचकर किराया नहीं, आशीर्वाद मांगते थे।
उनकी नेतागिरी का प्रारंभिक और अंतिम क्षेत्र वहां का कॉलेज था, जहां उनका इशारा पाकर सैकड़ों विद्यार्थी तिल का ताड़ बना सकते थे और जरूरत पड़े तो उस पर चढ़ भी सकते थे। वे दुबले पतले थे पर लोग उनके मुंह नहीं लगते थे। वे लंबी गर्दन, लंबे हाथ पैर वाले आदमी थे। जननायकों के लिए उल जुलूल और नए ढंग की पोशाक अनिवार्य समझकर वे सफेद धोती और रंगीन वो शर्ट पहनते थे और गले में रेशम का रूमाल लपेटते थे। धोती का कौच उनके कंधे पर पड़ा रहता था। वैसे देखने में उनकी शक्ल एक घबराए हुए मरियल बछड़े की सी थी, पर उनका रौब पिछले पैरों पर खड़े हुए एक हिननाते घोड़े का सा जान पड़ता था। वे पैदाइशी नेता थे क्योंकि उनके बाप भी नेता थे। उनके बाप का नाम वैद्य जी था। ठीक है, अब वो नेता क्यों? आप कह रहे हो कि मैं तो कोई हाव भाव ही नहीं है नेता वाले, पर वो नेता हैं। क्यों नेता हैं? क्योंकि उनके पापा नेता हैं और बाप नेता तो फिर बेटा भी नेता, आधा नेता तो हो ही जाता है। दृश्य नंबर 3 देख लेते हैं। 2 बड़े और छोटे कमरों का एक डाक बंगला था जिसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने छोड़ दिया था। उसके 3 और कच्ची दीवारों पर छप्पर डालकर कुछ अस्तबल बनाए गए थे। अस्तबलों से कुछ दूरी पर पक्की ईंटों की दीवार पर टिन डालकर एक दुकान सी खोली गई थी। एक और रेलवे फाटक के पास पाई जाने वाली एक कमरे की गुमटी थी। दूसरी ओर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे कब्र जैसा चबूतरा था। अस्तबलों के पास एक नए ढंग की इमारत बनी थी जिस पर लिखा था सामुदायिक मिलन केंद्र शिवपालगंज। ठीक, आपने ट्रक की यात्रा कर ली, थाने की यात्रा कर ली, अब क्या है आपका परिचय हो रहा है सामुदायिक मिलन केंद्र शिवपालगंज से। इस सब के पिछवाड़े 3-4 एकड़ का ऊसर पड़ा था जिसे तोड़कर उसमें चरी बोई गई थी। चरी कहीं कहीं सचमुच ही उगाई थी। इन्हीं सब इमारतों के मिले जुले रूप को छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज शिवपालगंज कहा जाता था। अब ये प्रश्न पेपर में पूछा हुआ है कि छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज किस उपन्यास से संबंधित है या किस रचना से संबंधित है? तो शिवपालगंज से संबंधित है और काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। यहाँ से इंटरमीडिएट करने वाले लड़के सिर्फ इमारत के आधार पर कह सकते थे कि हम शांति निकेतन से भी आगे हैं, हम असली भारतीय विद्यार्थी हैं, हम नहीं जानते कि बिजली क्या है, नल का पानी क्या है, पक्का फर्श किसको कहते हैं, सैनिटरी फिटिंग किस चिड़िया का नाम है। हमने विलायती तालीम तक देसी परंपरा में पाई, इसलिए हमें देखो हम आज भी उतने ही प्राकृत हैं। हमारा इतना पढ़ लेने पर भी हमारा पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता है, बंद कमरे में ऊपर चढ़ जाता है। व्यंग्य है ये भारतीयों पर, है ना। देखा होगा ना आपने, बहुत से लोग खुले में करते हैं, तो बस ये व्यंग्य है। छंगामल कभी जिला बोर्ड के चेयरमैन थे। एक फर्जी प्रस्ताव लिखवा कर उन्होंने बोर्ड के डाक बंगले को इस कॉलेज की प्रबंध समिति के नाम से उस समय लिख दिया था, जब कॉलेज के पास प्रबंध समिति को छोड़कर और कुछ नहीं था। लिखने की शर्त के अनुसार कॉलेज का नाम छंगामल विद्यालय पड़ गया था। विद्यालय के एक एक टुकड़े का अलग अलग इतिहास था। सामुदायिक मिलन केंद्र गांव सभा के नाम पर लिए गए सरकारी पैसे से बनवाया गया था, पर उसमें प्रिंसिपल का दफ्तर था और कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई होती थी। अस्तबल जैसी इमारतें श्रमदान से बनी थी। टीन शेड किसी फौजी छावनी के भग्नावशेषों को रातों रात हटाकर खड़ा किया गया था। जुता हुआ ऊसर कृषि विज्ञान की पढ़ाई के काम आता था। उसमें जगह जगह उगी हुई ज्वार प्रिंसिपल की भैंस के काम आती थी। देश में इंजीनियर और डॉक्टरों की कमी है। कारण यह है कि इस देश के निवासी परंपरा के कवि हैं। चीज को समझने के पहले ही वे उस पर मुग्ध होकर कविता करना चाहते हैं। भाखड़ा नांगल बांध को देखकर वे कह सकते हैं, आह, अपना चमत्कार दिखाने के लिए देखो प्रभु ने फिर से भारत भूमि को ही चुना। ऑपरेशन टेबल पर पड़ी हुई युवती को देखकर वे मोतीराम बिहारी की कविताएं दोहराने लग सकते हैं। भावना के इस तूफान के बावजूद और इसी तरह की दूसरी अड़चनों के बावजूद इस देश को इंजीनियर पैदा करने हैं, डॉक्टर बनाने हैं। इंजीनियर और डॉक्टर तो असल में तब होंगे जब वे अमेरिका या इंग्लैंड जाएंगे, पर कुछ शुरुआती काम टेक ऑफ स्टेज वाला यहाँ भी होना है। वह काम भी छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज कर रहा है। तो उपन्यास कैसा लग रहा है? प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं आप इतने ही लाइक कर दीजिए तो भी बहुत है, ठीक है। वैसे भी आप नया चैनल है, बहुत कम विद्यार्थी हैं अभी, तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें, अपने जानकारों को इसे शेयर करें, है ना। परीक्षा के सिलेबस वालों से ही कुछ लेना देना नहीं है कि वैसे भी बेहतरीन उपन्यास है भाषा शैली की, व्यंग्यात्मक भाषा शैली की दृष्टि से। तो जितने भी जानकार हैं प्लीज़ उनको ये शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हिंदी साहित्य की बेहतरीन रचनाएं पहुँचे और थोड़ी सी हमारी भी सहायता हो। क्योंकि अगर वीडियो को लोग देखेंगे ही नहीं तो फिर पूरी पुस्तक पढ़ा के क्या करेंगे? कोई सुनने वाला ही नहीं होगा तो फिर पढ़ाएंगे किसको, सुनाएंगे किसको, ठीक है। और आप लोग अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि थोड़ा सा उत्साहवर्धन हमारा भी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस का क्लास लगा था नवा दर्जा मास्टर मोतीराम, जो एक तरह बीएससी पास थे। लड़कों को अपेक्षित घनत्व पढ़ा रहे थे। बाहर उस छोटे से गांव में छोटेपन की बतौर अनुप्रास छटा छाई थी।
सड़क पर ईख से भरी बैलगाड़ियां शक्कर मिल की ओर जा रही थी। कुछ मरिए लड़के पीछे से ईख खींच खींच कर भाग रहे थे। आगे बैठा हुआ गाड़ीवान खींच खींच कर गालियां दे रहा था। गालियों का मौलिक महत्व आवाज की ऊंचाई में, इसलिए गालियां और जवाबी गालियां एक दूसरे को ऊंचाई पर काट रही थी और दर्जे में खिड़की के रास्ते घुसकर पार्श्व संगीत का काम कर रही थी। लड़के नाटक का मजा ले रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे। एक लड़के ने कहा, मास्टर साहब, आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं? आपेक्षिक घनत्व माने रिलेटिव डिसेंटी। दूसरे ने कहा, अब आप देखिए साइंस नहीं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अब आप देखिए साइंस नहीं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अब आप देखिए साइंस नहीं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अब आप देखिए साइंस नहीं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली कोई बीच में कुछ देखने लग रही थी, इसे 3 बार रिपीट किया। साइंस साला अंग्रेजी के बिना कैसे आ सकता है? हंसना शुरू कर दिया लड़कों ने। हंसी का कारण हिंदी अंग्रेजी की बहस नहीं, साला का मुहावरेदार प्रयोग था। वे बोले, यह हंसी की बात नहीं। लड़कों को यकीन ना हुआ, वे जोर से हंसे। इस पर मास्टर मोतीराम खुद उन्हीं के साथ हंसने लगे। लड़के चुप हो गए। उन्होंने लड़कों को माफ कर दिया। बोले, रिलेटिव डेसेंटी नहीं समझते हो? आपेक्षिक घनत्व को यूं दूसरी तरीके से समझो। आपेक्षिक माने किसी के मुकाबले का। मान लो तुम एक आटा चक्की खोल रखी है और तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारी पड़ोसी ने दूसरी आटा चक्की खोल रखी है। तुम महीने से उसमें 500 रुपया पैदा करते हो और तुम्हारा पड़ोसी 400, तो तुम्हें उसके मुकाबले ज़्यादा फायदा हुआ। इसे साइंस की भाषा में कह सकते हैं तुम्हारा आपेक्षिक लाभ ज़्यादा है। समझ गए? एक लड़का बोला, समझ तो गया मास्टर साहब, पर पूरी बात शुरू से ही गलत है। आटा चक्की से इस गाँव में कोई 500 रुपया महीना नहीं पैदा कर सकता। मास्टर मोतीराम ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, क्यों नहीं कर सकता? करने वाला क्या नहीं कर सकता? लड़का इस बात से और बात करने की कला से प्रभावित नहीं है। बोला, कुछ नहीं कर सकता। हमारे चाचा की चक्की धकापेल चलती है, पर हमारे चाचा की चक्की तो धकापेल चलती है, पर मुश्किल से 200 रुपये ही महीना पैदा होता। कौन है तुम्हारा चाचा? मास्टर मोतीराम की आवाज जैसे पसीने से तर हो गई। लड़के ने कहा, तुम उस बेईमान मुन्नू के भतीजे हो। लड़के से कहते, तुम उस बेईमान मुन्नू के भतीजे तो नहीं हो? लड़के ने अपने अभिमान को छुपाने की कोशिश नहीं की, लापरवाही से बोला, और नहीं तो क्या। बेईमान मुन्नू बड़े ही बाइज्जत आदमी थे। अंग्रेजों में जिनके गुलामों में शायद ही कोई खुशबू है, कहावत है। अंग्रेजों में जिनके गुलाबों में शायद ही कोई खुशबू है, कहावत है। गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो, वो वैसा ही खुशबूदार बना रहेगा। वैसे ही उन्हें किसी भी नाम से क्यों ना पुकारा जाए। बेईमान मुन्नू उसी तरह इम्तिहान से आटा चक्की चलाते थे, पैसा कमाते थे, बाइज्जत आदमी थे। वैसे बेईमान मुन्नू ने ये नाम खुद नहीं कमाया था, ये उन्हें विरासत में मिला था। बचपन से उनके बापू उन्हें प्यार के मारे बेईमान कहते थे, माँ उन्हें प्यार के मारे मुन्नू कहती थी। पूरा गांव अब उन्हें बेईमान मुन्नू कहता था। वे इस नाम को उसी सरलता से स्वीकार कर चुके थे जैसे हमने JB कृपलानी के लिए आचार्य जी, GL नेहरू के लिए पंडित जी या MK गांधी जी के लिए महात्मा जी बतौर नाम स्वीकार कर लिया है। मास्टर मोतीराम बेईमान मुन्नू के भतीजों को थोड़ी देर तक घूरते रहे, फिर उन्होंने सांस खींचकर कहा, जाने दो। उन्होंने खुली हुई किताब पर निगाह गाड़ दी। जब उन्होंने निगाह उठाई तो देखा लड़कों की निगाहें उनकी ओर पहले से ही उठी थी। उन्होंने कहा, क्या बात है? तो यही तय रहा कि आटा चक्की से महीने में 500 रुपया नहीं पैदा किया जा सकता था। कौन कहता है? मैंने खुद आटा चक्की में 700-700 रुपये तक महीने से खींचा है, पर बेईमान मुन्नू की वजह से सब चौपट होता जा रहा है। बेईमान मुन्नी के भतीजे ने शालीनता से कहा, इसका अफसोस ही क्या मास्टर साहब, ये तो व्यापार है, कभी चित कभी पट। कंपटीशन में ऐसा ही होता है। ईमानदार और बेईमान का क्या कंपटीशन? क्या बकते हो? मास्टर मोतीराम ने डपट कर कहा। तब तक कॉलेज का चपरासी उनके सामने एक नोटिस लेकर आकर खड़ा हो गया। नोटिस पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा, जिसे देखो मुआयना करने को चला आ रहा, पढ़ाने वाला अकेला, मुआयना करने वाले 10-10। एक लड़के ने कहा, बड़ी खराब बात है। वे चौंक कर क्लास की ओर देखकर बोले, यह कौन बोला? एक लड़का अपनी जगह से हाथ उठाकर बोला, मैं मास्टर साहब पूछ रहा हूँ कि अपेक्षित घनत्व निकालने का क्या तरीका है। मास्टर मोतीराम ने कहा, अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए उस चीज का वजन और आयतन यानी वॉल्यूम जानना चाहिए। इसके बाद आपेक्षिक घनत्व निकालने का तरीका जानना चाहिए। जहां तक तरीके की बात है, हर चीज के 2 तरीके होते हैं, एक सही तरीका, एक गलत तरीका। सही तरीके का सही नतीजा निकलता है, गलत का गलत नतीजा। इसे एक उदाहरण देकर समझाना जरूरी है। मान लो तुमने एक आटा चक्की लगाई। आटा चक्की की नई मशीन है, खूब चमाचम रखी, जमकर ग्रीस लगाई गई, इंजन नया, पट्टा नया, सब कुछ है, पर बिजली नहीं आई, तो क्या नतीजा निकलेगा? तो पहले वाले लड़के ने कहा, तो डीजल इंजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुन्नू चाचा ने किया था। मोतीराम बोले, यहाँ के लिए मुन्नू चाचा ही के पास अकल नहीं है। इस कस्बे में सबसे पहले डीजल इंजन कौन लाया था जानता है कोई?
लड़कों ने हाथ उठाकर कोरस में कहा, आप लाए थे। मास्टर साहब ने संतोष के साथ मुन्नू के भतीजे की ओर देखा और हिकारत से बोले, सुन लिया, बेईमान मुन्नू ने तो डीजल इंजन मेरी देखा देखी चलाया था, पर मेरी चक्की तो यह कॉलेज खुलने से पहले से चल रही थी। मेरी ही चक्की पर कॉलेज की इमारत के लिए हर आटा पिसवाने वाले से 1.5 सर भर आटे का दान लिया गया था। मेरी ही चक्की में पिसकर वह आटा शहर में बिकने के लिए गया। मेरी ही चक्की पर कॉलेज की इमारत का नक्शा बना। मैनेजर काका ने कहा, मोती, कॉलेज में तुम रहोगे तो मास्टर ही, पर असली प्रिंसिपल तुम ही करोगे। सब कुछ तो मेरी चक्की पर हुआ, और अब गांव में चक्की तो बेईमान मुन्नू की, मेरी चक्की कोई चीज ही ना हुई। यानी मास्टर जी स्वयं चक्की चलाते हैं, इसलिए हर चीज का उदाहरण वो चक्की के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं। लड़के इम्तिनान से सुनते रहे। ये बात तो वे पहले भी सुन चुके थे और किसी भी समय सुनने के लिए तैयार रहते थे। उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। पर मुन्नू के भतीजे ने कहा, चीज तो मास्टर साहब आपकी भी बढ़िया और चाचा मुन्नू की भी, पर आपकी चक्की पर धान कूटने वाली मशीन ओवरहॉलिंग मांगती है, धान उसमें ज्यादा टूटता है। मास्टर मोतीराम ने आपसी तरीके से कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे जैसी धान की मशीन तो पूरे इलाके में नहीं, पर बेईमान मुन्नू कुटाई पिसाई का रेट गिराता जा रहा है, इसलिए लोग उधर दौड़ते हैं। हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, 2 पैसे की जहाँ किफायत हो उधर ही मुंह मारता है। यह तो सभी जगह होता है, लड़के ने तर्क दिया। सभी जगह नहीं, हिंदुस्तान में ही होता है। हाँ, तो रेट गिराकर अपना घाटा दूसरे लोग तो दूसरी तरह से ग्राहकों का आटा चुरा कर पूरा कर लेते हैं। अब मास्टर मोतीराम जिस शख्स का नाम है वह सब कुछ कर सकता है, यही नहीं कर सकता। एक लड़के ने कहा, अपेक्षित घनत्व निकालने का तरीका क्या निकला? अरे वही तो बता रहा था। ठीक है, अब इनका अपेक्षित घनत्व तो निकलने से रहा, आगे की कहानी देखते हैं कल कि माँ साहब अपेक्षित घनत्व समझा पाते हैं या नहीं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।